निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, इतना सारा पहलू है जिसे कि आपने ऑलरेडी पीछे के क्लासेस में कर लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो पीछे के क्लासेस में जब आपने इतने सारे पहलुओं को कवर कर लिया है तो अब ये देखो कि हम इतने के अतिरिक्त अब चल सकते हैं भारत के विभाजन के मुद्दे की। इस मैप को देखो, मैप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है इलाका जो बांग्लादेश बन गया, लेकिन ये बांग्लादेश बना 1971। उससे पहले ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। ये हिंदुस्तान है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, कुछ रजवाड़ों का इलाका है जो भारत में फिर से मिल गया। अब आप देखोगे कि इस तरह का जो विभाजन भारत में हुआ है, उस विभाजन के पीछे के एक कार्टून को देखो। कार्टून में क्या हो रहा है? ये जिन्ना है और ये जवाहरलाल है, इनके पीछे गांधी, और ये देखो भारत माता है, इनका विभाजन हो रहा है। इस तरीके से भारत का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन ने भारत माता को परमार्थ कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि हाउ द पार्टीशन वाज डन। ये विभाजन आखिर हुआ कैसे? तो विभाजन होने के लिए आप देखोगे कि यह तय किया गया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी का क्षेत्र, मुस्लिम मेजोरिटी का क्षेत्र पाकिस्तान बनेगा, हिंदू मेजोरिटी भारत बनेगा। तो ये आबादी के आधार पर, बहुमत और अल्पमत के आधार पर तय होना था कि कौन सा इलाका क्या। इस आधार पर क्या हुआ? तो यह कि सिंध, बलूचिस्तान, ये दोनों इलाका जो था वो पाकिस्तान बन गया, क्योंकि इन दोनों इलाकों में बहुत स्पष्ट बहुमत है मुसलमानों का। यह टॉपिक बहुत क्या है, बहुत दिनों के बाद आज लाइव आने का मौका मिला, मुझे लगता है अब यहाँ टॉपिक लोगों को इमोशनल कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान ये इलाका किधर गया? पाकिस्तान। उसके बाद फिर देखोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का ये जो इलाका है जिसको आप गुड मॉर्निंग सर जी, न्यू स्टूडेंट कहाँ से शुरू करें? देखो न्यू स्टूडेंट कहाँ से शुरू करें ये तो मैनेजमेंट वाले बताएंगे, मेरा टॉपिक तो खत्म होने पर है। तो बेहतर है कि न्यू स्टूडेंट नए सेक्शन से शुरू करें, जो नया क्लास चलेगा जहाँ भी चलेगा वहाँ शुरू करें। तो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, पख्तून इलाका जो आज का है, वही है उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। और असम के अंदर कुछ इलाकों में, असम के अंदर कुछ इलाकों में यह तय हुआ कि असम के अंदर कुछ इलाकों में यह तय हुआ कि जनमत संघ तय होगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब की बात यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके में जाकर तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि वहां पर 95% के आसपास की आबादी मुसलमान की। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा प्रश्न था कि क्या उसको पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए। तो वो प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि उस इलाके में कांग्रेस मजबूत रही थी। आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को देश के किसी हिस्से के मुसलमान यदि पसंद करते थे तो इसी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के मुसलमान ज्यादा पसंद करते। 1937 में जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में 1500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था विधानसभा, और उसके अंतर्गत कुल 484 सीट थे मुसलमानों के लिए, और उसके अंदर कांग्रेस को सिर्फ 26 सीट मिला था, 26, और उसमें से 17 सीट मिला था किसी खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में जिसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं। उस इलाके में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलने का कई कारण है, उधर मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन वहां पर उसमें कांग्रेस की स्वीकृति थी। देश भारत के मुसलमान कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं मानते। देश भारत के मुसलमान पार्टी कांग्रेस को अपनी नहीं मानते थे। किसको अपनी पार्टी मानते थे? तो या तो लीग को मानते थे या तो क्षेत्रीय स्तर पर जो मुस्लिम पार्टियां थी उनको मानते थे। तो कांग्रेस यहाँ पॉपुलर थी और वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान मौजूद थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो गांधीयन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधीयन थे वो वहां मौजूद थे और वो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे।
फिर आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्योंकि उनकी सरकार रही थी 33 और 46 के चुनाव में उन्होंने सब परफॉर्म किया था, तो इसीलिए कांग्रेस का क्लेम था कि हम सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान सकते, वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, जब वहाँ के लोग ही हमारे हैं तो हम कैसे उनको पाकिस्तान मान लेंगे। तो फिर यह तय हुआ कि जनमत संग्रह होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। जनमत संग्रह क्या था फैसला होगा। अब देखोगे कि असम में जनमत संग्रह का मामला यह बनता है कि असम का कुछ इलाका जो सीमांत इलाका था, जो कि उस हिस्से के करीब था जिसका हम नाम पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, उसमें सिलहट वगैरह का इलाका आता है, तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी का बहुमत था, तो उस इलाके में जनमत संग्रह करा लिया गया। पूरे असम में नहीं कराया गया, असम तो भारत में रह गया, लेकिन सीमांत जिलाओं में करा लिया गया जनमत संग्रह, ताकि वो लोग खुद तय कर लें, कोई इंडिया में रहेंगे पाकिस्तान में रहेंगे, वो लोग में जाने का निर्णय लेते हैं। जनमत संग्रह में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ने भी यह डिसाइड किया कि उन्हें पाकिस्तान में जाना है, वहाँ की जनता ने यही निर्णय दिया कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर्स जब तक भारत यूनाइटेड था तब तक वहाँ पर राष्ट्रवादी स्वर को बुलंद बनाकर रखने में कामयाब रहे, लेकिन विभाजन के समय में जो तनाव आया था, जो हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ, जो हिंसा हुई, उसके दौरान वहाँ के मुसलमान ने भी राष्ट्र के साथ में एकीकृत रहने के निर्णय को खारिज किया और तो लीग के आवाहन को अपने लिए ठीक मानने लगे। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये देख लिया कि शायद नहीं कामयाबी मिलेगी उनको जनमत संग्रह में, तो उन्होंने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। जनमत संग्रह का बहिष्कार किया तो जनमत संग्रह तो हुआ, और हुआ तो यही फैसला निकला कि पाकिस्तान जाएगी, और पाकिस्तान जाने का फैसला लेने के कारण नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान चला गया। अब देखो, ये पाकिस्तान गया सिंध, ये पाकिस्तान गया बलूचिस्तान, और ये पाकिस्तान गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका। असम का कुछ इलाका, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, वो पाकिस्तान गया। तो क्या इतने से पाकिस्तान बन गया? उत्तर है नहीं, ये तो खैर पाकिस्तान गया। तो इसको आप इस तरीके से रख लो, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बाद फिर और क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के बाद और क्या है? और कहानी इसमें यह है कि कुछ क्षेत्र और पंजाब एंड बंगाल, पंजाब वेस्टर्न पार्ट और बंगाल ईस्टर्न पार्ट, पंजाब का वेस्टर्न पार्ट और बंगाल का ईस्टर्न पार्ट। अब देखो कि यही इलाका जो बंगाल का ईस्टर्न पार्ट है और असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर आज के डेट में बनता है बांग्लादेश, जो 1971 में वजूद में आया। उस समय वो बना पूर्वी पाकिस्तान। सवाल ये होता है कि इधर पंजाब और बंगाल में ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का क्या मामला है? तो मामला ये है कि पंजाब में लगभग 54-55% के आसपास की आबादी मुसलमान की थी, और बंगाल में 55-56% के आसपास की, मतलब लगभग बराबर ही मान के चलो, लगभग बराबर ही मान के चलो। तो 54-55% के आसपास की आबादी मुसलमान की, या 55% की आबादी मुसलमान की, बाकी हिंदू की। तो इतने थिन मेजोरिटी के आधार पर पूरा का पूरा पंजाब या पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता था। पूरा का पूरा पंजाब और बंगाल नहीं दिया जा सकता था। ये तर्क किसने दिया? ये तर्क दिया कांग्रेस ने या अन्य जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने। और जबकि पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे थे जिन्ना, उनका कहना था कि पूरा पूरा पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अधिक व्यवहार के कारण अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह तय किया कि इनका विभाजन होगा, और इसी के लिए सीमा आयोग का गठन, सीमा आयोग का गठन, सीमा आयोग का गठन हुआ। सीमा आयोग का क्या काम है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करना। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करने का काम यहाँ तो नहीं करना था ना, कि तो पूरा का पूरा राज्य ही चला गया पाकिस्तान, या यहाँ भी तय नहीं करना था पूरा का पूरा राज्य चला गया पाकिस्तान, ये भी पूरा का पूरा राज्य चला गया पाकिस्तान। यहाँ तो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जो जनमत संग्रह के आधार पर चले गए पाकिस्तान। तो सीमा का निर्धारण तो यहाँ करना था, क्योंकि विभाजन हो रहा था पंजाब और बंगाल का। पंजाब का कौन सा हिस्सा भारत में जाएगा, पाकिस्तान में कौन सा जाएगा, या बंगाल में भी ऐसा कैसे विभाजन। इसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया, और उसने जो हिस्सा दिया पाकिस्तान को, वो क्या कहलाया? पंजाब की ओर से वेस्टर्न पार्ट, आज जो पंजाब हमारे देश में है वो, और जो पाकिस्तान में है, दोनों ही देशों में एक एक राज्य है जो पंजाब कहलाता है। आप ये देखेंगे कि दोनों के हिस्से में जो पंजाब आता है वहाँ के लोग पंजाबी भाषी हैं। अब पंजाबी भाषी लोग जो हैं, उन पंजाबी भाषियों विभाजन हुआ, धर्म क्या करता? भाषा पंजाबी इधर वालों की भी है, उधर वालों की भी है, लेकिन उधर वालों में ज्यादातर लोग मुसलमान थे, इधर वालों में ज्यादातर लोग हिंदू और सिख थे। ऐसा नहीं है कि उधर वाले में हिंदू नहीं थे, उन लोगों को वहां से इधर आना पड़ा, खूब कत्लेआम हुआ। मिल्क फासिंग की कहानी आपने सुना होगा शायद, वो उधर कहीं पाकिस्तान के थे रहने वाले। और ऐसे ही कहानी बंगाल में हुई कि बंगाल का जो
ईस्टर्न पार्ट था वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। आपको बंगाल विभाजन की कहानी भी याद होगी, 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और वेस्टर्न पार्ट जो आज बंगाल है, उस पार्ट में ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। अभी भी आप देखते हो 30% के आसपास की आबादी मुसलमानों की है, लेकिन 70% हिंदुओं की है। उसी तरीके से देखोगे कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल बना था, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना, वहाँ भी हिंदू थे। अभी कत्लेआम हुआ था, बहुत सारे हिंदुओं को भागकर यहाँ आना पड़ा था। अभी और बात है कि बहुत सारे हिंदुओं को यहाँ आना पड़ा, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के थे, तो लाल किसान जी भी पाकिस्तान के थे, सिंध के थ्रू। तो जब एक सीमा आयोग का गठन किया गया, हम चलते हैं सीमा आयोग की ओर। इंडियन बाउंड्री कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेडक्लिफ इनका चेयरमैन थे। और चेयरमैन रेडक्लिफ ने क्या काम किया था? चेयरमैन रेडक्लिफ ने क्या काम किया? तो रेडक्लिफ के अंदर दो समितियां बनी, एक पंजाब की और एक बंगाल की। और बीन 7 वीक उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा तय कर दिया, तय कर दिया। आप ये समझिए कि 3 जून 1947 और 15 अगस्त 1947 के बीच में ही यह निर्णय हुआ कि भारत का विभाजन किया जाएगा। तो पंजाब का हिस्सा कहाँ तक भारत आएगा, कहाँ तक पाकिस्तान आएगा, या बंगाल में भी इस तरह का विभाजन कैसे? 3 जून 1947 के दिन यह तय हुआ था कि भारत का विभाजन, और 15 अगस्त 1947 के पहले विभाजन के लिए बाउंड्री खींच लेना था, क्योंकि स्वतंत्र रूप से दो देशों को अस्तित्व में आना। तो दो देशों को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आना है, तो दोनों के बीच की सीमा का निर्धारण करना है। इसके लिए गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में सीमा समिति का गठन किया, और इसके अंदर दो समितियां बनाई गई, एक जो पंजाब के लिए काम करेगी, एक जो बंगाल के लिए काम करेगी। अब इस तरह की चर्चा जब कंप्लीट हो जाती है, तो आप देखोगे कि विभाजन की समस्याएं क्या, विभाजन की समस्याएं क्या? तो नंबर 1 की, बिना बिना उचित तैयारी के, बिना उचित तैयारी के विभाजन कई स्तरों पर, बिना उचित तैयारी के विभाजन कई स्तरों पर, वेरियस लेवल्स, कई स्तरों पर गैर वाजिब विभाजन सिद्ध हुआ। फिर क्या हुआ कि सांप्रदायिक तनाव, घृणा और टकराव ने लाखों की मृत्यु और 1.5 करोड़ के आसपास के विस्थापन को जन्म दिया। सांप्रदायिक तनाव, घृणा, टकराव ने लाखों की मृत्यु, कम से कम 10 लाख, कम से कम 10 लाख। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यह विभीषिका, यह विभीषिका ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस, गांधी और मुस्लिम लीग सबके लिए एक धब्बा की तरह, एक एक धब्बा की तरह, सबके लिए धब्बा की तरह। क्योंकि जब हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाने और उसके रास्ते देश को आज़ाद कराने की बातें करते हैं, तो उसी समय एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि आपने अहिंसात्मक तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ लिया, लेकिन आपकी आज़ादी की लड़ाई जब कंप्लीट हुई और देश को जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के समय देश को विभाजन से गुजरना पड़ा, और विभाजन से गुजरता हुआ देश इतने बड़े पैमाने पर खून खराबे का शिकार, इसमें लाखों लाख लोग मर गए, इसमें करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। तो इस तरीके से यह गवर्नर जनरल के लिए धब्बा है, क्योंकि बाउंड्री कमेटी का जो चेयरमैन है रेडक्लिफ, उसने खुद कहा है कि 7 सप्ताह
से ज़्यादा समय यदि हमको मिलता, हमको यदि इसके लिए 2 साल का समय मिलता, तो हम बेहतर विभाजन की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन 7 सप्ताह का समय आप जब भी दीजिएगा इतने बड़े देश के विभाजन के लिए, तो स्वाभाविक रूप से कई तरह की त्रुटियां रह जाएंगी, कई तरह की गलतियां रह जाएगी। यानी वो कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, गलती हमको कम समय देने वाले की। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पर कम समय देने वाले की गलती है कि विभाजन करने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभाजन का निर्णय क्यों लिया, विभाजन का निर्णय लेने के पीछे तो और भी कई तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन विभाजन करने का ये तरीका जिसमें कि 7 सप्ताह के अंदर ही पाकिस्तान का हिस्सा और भारत का हिस्सा तय हो जाएगा और इसके लिए तैयारी ही नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये इसने अचानक ही एक इरप्शन का परिणाम पेश किया, इससे बचने की कोई कोशिश नहीं की गई। गवर्नर जनरल को, मुस्लिम लीग के लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को मिलकर पहले यह तय करना चाहिए था कि हम क्या करें कि मिनिमम कैजुअलिटी हो, मिनिमम हिंसा हो, लोगों को दिक्कतें नहीं आए। लेकिन इन सब के बारे में या तो अनुमान नहीं लगाया गया या तो इन सब को एक तरह का अवश्यंभावी नतीजा मानकर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और देश में वो विभीषिका हुई जो विभीषिका हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, जो विभीषिका हिंदुस्तान के इतिहास में उसके बाद भी कभी हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर अपने आप नहीं पड़ा। आपने एक दूसरे को इतने बड़े पैमाने मार दिया, इसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। तो न भूतो न भविष्यति इतनी बड़ी विभीषिका बन गई आई। तो जिसे हम देश की आज़ादी कहते हैं, वो आज़ादी का समय देश में एक बड़े हिस्से के लिए अतुलनीय बर्बादी का समय था, अपरिमित बर्बादी का समय था। किसी ने दुकान खोया, किसी ने मकान खोया, किसी ने जान खोया, किसी ने अपने सामने अपनी बहू बेटी की इज्जत, किसी को यह कह दिया गया कि तुम जाओ, तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी। कम से कम 20,000 हिंदू और लगभग इतनी ही मुस्लिम महिलाओं को उस समय के तथाकथित भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रवादियों ने बेगाज़ रख लिया। जब कभी राष्ट्रवाद सर पर चढ़ के बोलने लगता है ना, जब कभी राष्ट्रवाद सर पर चढ़ के बोलने लगता है ना, तो उसका नतीजा हमेशा यह होता है कि निर्दोषों को आप अपनी जायदाद मानने लगते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। महिलाओं को कब्जे की वस्तु मानकर लगभग 25,000 मुस्लिम महिलाओं को और लगभग 20 से 25,000 के आसपास हिंदू महिलाओं को गिरवी रखा गया। जब आप हिंदू महिलाओं के गिरवी रखने की कहानी सुनते हैं, आपको घृणा होती है मुसलमानों से, और ऐसी कहानियां खूब कही जाती हैं कि 20,000 के आसपास हिंदू महिलाओं को छल बना के रख दिया गया। निश्चित रूप से घृणा की बात तो है नहीं, लेकिन बस इतिहासकार से इतना कह देता है कि 25,000 के आसपास मुस्लिम महिलाओं को भी रखेल बना के रखा गया था। यहाँ पर आपको ये बात समझना चाहिए कि घृणा के लिए न तो हिंदू उचित पात्र है न तो मुस्लिम उचित पात्र है। घृणा के लिए जो उचित पात्र है वो बेसिकली अतिवादी राजनीति है। जिस अतिवादी राजनीति में हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को रखेल बना लेने को इस तरह के लोग सही बोलेंगे और मुसलमानों के द्वारा हिंदू महिलाओं को रखेल बना लेने के काम को उस तरह के लोग सही बोलेंगे। और इस तरह से सही बोलेंगे कि हमारे घर की लड़कियों को ले गए थे तो क्या हमने नहीं देंगे, तो हमारे तरफ लोगों ने क्या गलत किया। बात इतने भर की है, लड़कियां जायदाद होती चली गई। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 एंड 3 जून प्लान, ये क्या है। गांधी जी होते तो सोचते कि ऐसी आजादी अच्छा तो गुलामी की जंजीरें नहीं सुंदर थी। ये गांधी जी के सामने में हुआ था भाई रोहित बाबू, ये सब जो हो रहा था ना वो गांधी जी के सामने में हुआ था। इसमें गांधी जी की गलती को हम नकार नहीं सकते। गांधी जी का इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन गांधी जी इस जगह पर आज साइट नहीं दिखा पाए। विभाजन होगा तो कितना भयानक परिणाम निकल के आए। मैंने कहा विभाजन को गांधी क्यों नहीं रोक पाए, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। विभाजन को रोकना पाए ये अलग कहानी है, लेकिन विभाजन यदि हुआ तो विभाजन के समय हिंसा हुई उसको न रोक पाए, और 100% न रोक पाए। ये बात नहीं बोल रहा हूं, इतने बड़े पैमाने पर विभेद इसको न रोक पाए। तो गांधी जी की और नेहरू की या पटेल की या जो भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर सब विफलता। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड 3 जून का प्लान क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि 3 जून 1947 को यह तय हुआ कि भारत 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र देशों के रूप में अस्तित्व में आएगा, जिसे कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम के रूप में मान्यता दे दिया। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको पास किया और फिर उसके यहाँ क्राउन की ओर से इसके ऊपर दस्तखत हो गया, और इस तरीके से यह तय हुआ कि भारत एक स्वतंत्र देश बनेगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा। 15 अगस्त 1947 के दिवस पर 2 अलग अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान पहले बना फिर भारत। अब ये जो 3 जून 1947 का मामला वो क्या है। तो 3 जून प्लान, इसी को माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंट बेटन प्लान में क्या बात कही गई है कि भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 देश अस्तित्व में आएंगे। भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश अस्तित्व में आएंगे, और ये कब होगा 15 अगस्त तक या 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947। तो ये तो आपको मैंने सिर्फ प्लान बता दिया। प्लान ये है कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश अस्तित्व में आएंगे और ये सब 15 अगस्त को हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं चूंकि इस प्लान को इससे पहले भी बहुत बता चुका हूं, तो इसे मिटा देता हूं। इस आजादी की मरीजका से सुंदर तो गुलामी की जंजीरें थी। इस आजादी की मरीजका से सुंदर गुलामी की जंजीरें थी। ऐसा भी नहीं है, अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग परिणाम लेकर आया है, अलग अलग समाजों के लिए परिणाम लेकर आया है, सबके लिए एक जैसा परिणाम नहीं लेकर आया है।
निश्चित रूप से जिसको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा है उसके लिए आज़ादी की जो खबर है वो एक बुरा परिणाम लेकर आई और गुलामी के जीवन के दौर में जीवन इतना बुरा नहीं था जितना कि इस दौर में हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि माउंटबेटन प्लान की पृष्ठभूमि क्या है। विभाजन सही था या रॉन्ग, मुझे सही लगता है। या विभाजन सही था या रॉन्ग, मुझे सही लगता है। अभी तो आते हैं ना सबसे, पाकिस्तान को सजा नहीं मिला सर जी, पाकिस्तान को सजा नहीं मिला सर जी, मैंने क्या, पाकिस्तान को क्या सजा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, आपको खुल के बताइए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पीछे मैंने कहा 3 जून 1947 का प्लान था, जिसको कि माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, उसी को डिकी वर्ड प्लान भी कहा जाता है। डिकी वर्ड प्लान या 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान, एक ही नाम है, एक ही का 3 नाम है। बिहार में छोटा पाकिस्तान बसता है, जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे, और वे लोग खुद अपने गांव का नाम पाकिस्तान रखे थे। वो लोग खुद अपने गांव का नाम पाकिस्तान काहे रखेंगे? जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे, पाकिस्तान से जो भारत आएंगे वो कौन होंगे? पाकिस्तान के इलाके से भारत वही ना आएंगे जो हिंदू होंगे। वहां का मुसलमान आखिर भारत क्यों आएगा? और जो हिंदू आएगा वो फिर पाकिस्तान से इतना मोहब्बत क्यों रखेगा कि उसका नाम पाकिस्तान रख देगा? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। आपके सामने यह कहानी किन्होंने कहा है, को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? आने वाला हिंदू होगा, सिख होगा, जो भी होगा, वो सिख होगा तो वो पंजाब नहीं रह जाएगा, दिल्ली तक रह जाएगा, वो बिहार क्यों जाएगा? और यदि हिंदू है और बिहार तक गया तो हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन वो पंजाब से नहीं आया होगा, वो बंगाल की तरफ आया होगा। इसलिए सिख की आबादी ज्यादा उसमें नहीं हो सकती, आबादी सिख की नहीं हो सकती है, आबादी हिंदू की ही होगी। लेकिन क्या स्थानीय लोग ने उनको जमीन दिया रहने के लिए और बोले थे कि खुद के गांव का नाम रख लो। वो लोग मुस्लिम थे, मैंने इनको न्यूज पेपर पढ़ा था, न्यूज पेपर फर्जी समझो, ऐसे न्यूज पेपर को फर्जी मान के चलिए, ऐसे न्यूज पेपर के बारे में भरोसा मत करिए। हिंदुस्तान में न्यूज पेपर में तो आजकल पहले पहले सब में खबर कोई फैलता, कोई आदमी व्हाट्सएप माध्यम से कोई खबर फैलाता था और न्यूज पेपर वाले खंडन करते थे। आजकल तो पता चला कि व्हाट्सएप आती है, उसी को न्यूज पेपर वाले छाप देते हैं। न्यूज पेपर में खंडन बनना होता कहाँ है? तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ कि जिस समय इतनी ज्यादा हिंसा हो गई हो देश में कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाग के जा रहे हैं पाकिस्तान, या जो नहीं गए वो नहीं जा सके क्योंकि उनकी मजबूरियां थी कि जमीन छोड़ के कैसे जाएं, घर छोड़ के कैसे जाएं, काम धंधा छोड़ के कैसे जाएं, अन्यथा उनको उस समय हिंदुस्तान में डर लग रहा है। और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में तो भयानक कत्लेआम, और जो लोग बचना चाहते थे उनमें से अधिकांश लोग भाग आए। तो उस समय पाकिस्तान से मुसलमान क्यों आएगा? वो कल्पना करके देखो। और जो मुसलमान आएगा उसका हिंदू समाज में बड़ा भव्य सा स्वागत होगा, हिंदू समाज के लोग उनको रहने के लिए जमीन देंगे, और वो लोग अपने उस गांव का नाम पाकिस्तान रखेंगे, हिंदू समाज लोग इसके लिए बड़ा उनका स्वागत करेगा। कल्पना करके देखो, ये लॉजिकल बात लगती है क्या? ये लॉजिकल बातें नहीं लगती। अब मैं चूंकि एग्जैक्टली उसको हिस्ट्री किताब में सुना हूं, देखा हूं, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन तुम लोग अपने लॉजिक से इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये बातें संभव दिखती, मुझे तो नहीं दिखती। तो डिकी वर्ड प्लान की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह थी कि माउंटबेटन माउंटबेटन ने नेहरू एंड पटेल को माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को विभाजन के लिए तैयार कर दिया, तैयार कर दिया। कैसे? तो एक बात यह है कि सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा, सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा के कारण कांग्रेस नेतृत्व विचलित था, कांग्रेस नेतृत्व विचलित था। दूसरा पॉइंट, सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल क्या कर रहे थे? यह समझ रहे थे कि आज सभी विभागों में एक पाकिस्तान मौजूद है, एक पाकिस्तान मौजूद है। आज सभी विभागों में एक पाकिस्तान मौजूद है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान की अनिवार्यता, पाकिस्तान की अनिवार्यता का एक आधार
एक आधार यह बना कि मुस्लिम लीग, एक आधार यह बना कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन से, कैबिनेट मिशन से कम नहीं मानेगा और उसका प्रस्ताव देश की एकता के लिए, उसका प्रस्ताव देश की एकता के लिए ठीक नहीं, और उसका प्रस्ताव देश की एकता के लिए ठीक नहीं, और उसका प्रस्ताव देश की एकता के लिए ठीक नहीं। ये देखो कि यह बात भी महत्वपूर्ण थी कि कैबिनेट मिशन के अनुसार यदि संविधान बना, कैबिनेट मिशन के मुताबिक यदि संविधान बना, कैबिनेट मिशन के मुताबिक यदि संविधान बना, तो कैबिनेट मिशन के मुताबिक यदि संविधान बना तो हम कह सकते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट मिशन के मुताबिक संविधान बना तो भारत की सरकार कई आदर्शों एवं वादों की पूर्ति नहीं कर सकती, विकास एवं वितरण, विकास एवं वितरण की नीति का त्याग करना, विकास एवं वितरण की नीति का त्याग करना। इसके बाद फिर पांचवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट है कि पटेल ने सेव की भरी टोकरी, सेव की भरी टोकरी, पटेल ने सेव की भरी टोकरी का किस शर्त लगाया, जिसे माउंटबेटन स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया, जिसे माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें हैं जिनके आधार पर यह बात तय हुई कि कांग्रेस ने, पटेल ने, नेहरू ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया माउंटबेटन के इस सुझाव को कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए। मैं इन बिंदुओं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सांप्रदायिक तनाव तो उस समय चल ही रहा था। सांप्रदायिक तनाव के बैकग्राउंड को थोड़ा समझिए तो आपको ये बात समझ पाएगी कि जब माउंटबेटन प्लान के बैकग्राउंड में चलोगे तो आपको यह जानकारी मिले कि नौसैनिक विद्रोह के ठीक बाद हिंदुस्तान में कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ था कि उसमें सबसे पहली दफा यह ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हम आपको हिंदुस्तान की आज़ादी का तोहफा दे देंगे, तो इंडिया विल बी मेड फ्री। अब इंडिया जब फ्री हो जाएगा, ये बात कही जा रही है, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि हिंदुस्तान को आप फ्री करिएगा तो क्या आप पाकिस्तान का निर्माण करिएगा, जो कि मुस्लिम लीग की मांग थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया विल बी मेड फ्री बट पाकिस्तान विल नॉट बी मेड। भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं। भारत स्वतंत्र होगा लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं। तो भारत स्वतंत्र होगा लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। यदि इस तरह की बात कही जा रही हो, इसका मतलब यह है कि भारत स्वतंत्र होगा, पाकिस्तान का निर्माण नहीं। यदि इस तरह की बात कही जा रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या जिन्ना और लीग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो माउंटबेटन कैबिनेट मिशन में एक बात कही गई कि हम आपकी बातों की पूर्ण अवहेलना भी नहीं कर रहे हैं, हम आपकी मांग का भी ख्याल रखेंगे कि जब भारत को आजाद किया जाएगा तो आजाद भारत अपने लिए जो संविधान बनाएगा, उस संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि जिन प्रावधानों के मद्देनजर आपकी बातें भी रह जाएंगी। इस बात सफिशिएंट फॉर यूपीएससी मेंस। मेरे सब्जेक्ट में तो यस, बाकी सब्जेक्ट वाले नहीं जानता हूं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि नंबर 1 हिंदुस्तान को आजाद। पहले आप कैबिनेट मिशन के प्रोपोजल को सुन लीजिए, लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए, मैं खुद वाली बात बता, सुन लीजिए। कैबिनेट मिशन ने सबसे पहला पॉइंट कहा कि
हम भारत को आजाद करेंगे। दूसरा पॉइंट अब आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मुझे तो लिखिए। भारत को आजाद किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि विभाजन नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कहा, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, करते जाइए, बल्कि ठीक ही रहे, कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव नंबर 1, भारत को आजाद किया जाए। नंबर 2, विभाजन नहीं होगा। नंबर 3, भारतीय लोग अपने संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाएं। भारतीय लोग अपने संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाएं। नंबर 4, संविधान के अंदर एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान हो। संघीय व्यवस्था का प्रावधान हो। 3 विभाग केंद्र के पास रहे, रक्षा, विदेश और संचार, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। 3 विभाग केंद्र के पास रहे और बाकी सभी विभाग राज्यों के पास रहे। बाकी सभी विभाग राज्यों के पास रहे। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहे। अगला पॉइंट, एक अस्थायी सरकार का गठन हो। एक अस्थायी सरकार का गठन हो जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। गवर्नर जनरल अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस का कोई नेता उपाध्यक्ष होगा और अन्य दलों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अन्य दलों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अन्य दलों की भागीदारी भी होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब हेडिंग दीजिए, कैबिनेट मिशन का कारण। कैबिनेट मिशन का कारण